हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों को जांचने के लिए आज का सेशन मैं लेके आया हूं। आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट सेशन है, वो होने वाला है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, ताकि 27,000 जो कॉमर्स के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सबको आज के इस सेशन का बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि एग्जाम तक इस तरीके के जो वीडियो है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे और आप अपनी तैयारियों को चेक करते रहे। ठीक है साथियों, तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज का एक और महत्वपूर्ण सेशन जो आपका एमसीक्यू सीरीज पर आधारित है, जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को विद सॉल्यूशन और एनालिसिस के साथ अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि भाई कैसे एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे आपको उसका जवाब देना है। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं और अपेक्षा रहेगी कि आप हर क्वेश्चन का जवाब है तो वो तुरंत दें, ताकि आप अपने आप की जो तैयारी है उसको भी चेक कर सकें। ठीक है साथियों, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रक्षेपण के मान जिन्हें श्रेणी की मूल इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है वो क्या होगी। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रक्षेपण का मान जिन्हें मूल इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी मूल इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाएगा वो कौन सा मान होगा। आपका सापेक्ष मान जिसे रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं, निरपेक्ष मान जिसे एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहते हैं, मध्य मान जिसे मीन मेजरमेंट कहते हैं, या औसत मान जिसे एवरेज मेजरमेंट कहते हैं। बताओ देखें इसका क्या आंसर आना चाहिए आपके अनुसार। इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले इसका जवाब कौन दे रहा है, कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी तैयारियों को सही चेक कर रहे हैं और फटाफट इसका आंसर दे रहे हैं। बताओ देखिए, बताओ निरपेक्ष माप है ना, क्या होगा इसका आंसर होगा निरपेक्ष माप। बी है वो इसका सही आंसर होने वाला कि प्रक्षेपण का जो मान है उन्हें मूल इकाइयों के रूप में कौन व्यक्त करता है, आपका जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है वो आपको सही रूप से व्यक्त करता है। ठीक है ना। जो प्रक्षेपण का मान है उन्हें मूल रूप से जो श्रेणी की इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है ना, श्रेणी की जो मूल इकाइयां हैं उनके रूप में उन्हें व्यक्त किया जाता है और एक रूप से तुलनात्मक जितने भी जो समंक है उनके आधार पर यह मेजरमेंट है वो किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखें, ये आपका कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है यदि किसी वस्तु की कुल लागत 20,000 रुपए, यानी ये क्या हो गई, ये हो गई कॉस्ट, वह लागत की दर 20% विक्रय मूल्य पर हो, है ना, तो अपने को लाभ की राशि है वो बतानी है ना। तो देखो इसमें वैसे तो दो तरीके होते हैं, एक तो ये फॉर्मूला अपने काम में लिख सकते हैं, कॉस्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, ये ध्यान रखना। अगर अपनी सेलिंग प्राइस 16.67 होगी तो कॉस्ट है वो 20% होगी। ठीक है, अगर अपनी सेलिंग प्राइस 20% है तो कॉस्ट कितनी होगी, 25% होगी। अगर अपनी सेलिंग प्राइस 25% है तो कॉस्ट आपकी 33.33% होगी। अपनी सेलिंग प्राइस 33.33% है तो कॉस्ट है वो 50% होगी, और सेलिंग प्राइस 50% है तो कॉस्ट है वो 100% होगी। ये एक सीधा फॉर्मूला है ना, ये एक सीधा फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर कॉस्ट तो है क्या 20 और विक्रय मूल्य है का 20%। अब देखो दोनों अलग अलग हो गए ना, यहां पर यही कह देता कि भाई ये भी जो 20% है वो लागत मूल्य पर है, तो डायरेक्ट अपन 20,000 का 20% निकाल देते 4,000 आ जाता है ना। लेकिन यहां पे क्या कह दिया कि विक्रय मूल्य का, इसका मतलब सेलिंग प्राइस का 20 है, सेलिंग प्राइस का 20 है तो लागत का कितना होगा, 25 होगा, है ना, लागत का 25 होगा। तो एक तो इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 4,000, 5,000, 3,333 या 6,000। अब अपन ज्यादातर क्या करते हैं,
परीक्षा के समय सिर्फ 20,000 का अपने 20% निकालते हैं और 20,000 का 20% 4,000 आ जाता है और अपन टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दो तरीके, अगर कॉस्ट पे अपन निकालते हैं तो जैसे मैं इस फॉर्मूले के अनुसार आपको बता रहा हूं कि भाई 20,000 है और इसका कितना हो गया, 25% हो गया ना, तो 25/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो 100, इसको गुणा कर दो, 25 दूनी 50 और 1 2, यानी 5,000 रुपये आ गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये हो जाएगा। अगर किसी को यह फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना, सेल्स पे निकालेंगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा कि भाई 20,000 तो है ही, है ना, और दर कितनी है 20%, और फिर ये होगा आपका 100 माइनस 20 यानी 80, 100 माइनस 20 यानी 80। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितने होंगे, इसके कैलकुलेशन करो, देखें कितने होते हैं कि भाई ये बिंदु से ये बिंदु गई और ये आ गया आपका 4 और ये हो गए 500 के 20, तो ये कितने आ गए 5,000 आ गए। तो ऐसे भी 5,000 और ऐसे भी 5,000। अब आपको यहां पर जब प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हैं तो जितनी अमाउंट, जितना प्रतिशत होगा वो 100 में से आपको घटाना पड़ेगा, तो 80 मान के आपको करना पड़ेगा। और अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, ये पहले बता देता हूं, ये फॉर्मूला है आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, किसी भी बुक्स में ये नहीं मिलता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के बारे में ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, 5,000 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, जिसको क्या कहते हैं, रूपांतरण लागत, है ना। रूपांतरण लागत क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है ना। प्रत्यक्ष मजदूरी या प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय या निर्माणी ऊपरी व्यय, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय या निर्माणी व्यय, है ना। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी यानी प्लस है, प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष मजदूरी प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस निर्माणी ऊपरी व्यय प्लस परिवर्तनशील व्यय, ये आपको बताना। कन्वर्जन कॉस्ट किसको अपन कहेंगे कि भाई कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं ना, तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के प्रति इकाई जो लागत होती है ना, प्रति इकाई जो लागत है उसमें से अपन क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लागत है उसको लेस कर देते हैं, है ना। प्रत्यक्ष लागत को घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वो अपनी रूपांतरण लागत बचती है। मेरी बात समझ गए होंगे कि भाई किसी वस्तु का उत्पादन करने में प्रति इकाई क्या लागत आई है, उनमें से क्या करेंगे, उनमें से प्रत्येक सामग्री की लागत है वो अपन लेस कर देंगे, तो अपने पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या है कि प्रत्यक्ष मजदूरी प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस निर्माणी व्यय, है ना। प्रत्यक्ष मजदूरी कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा, प्रत्यक्ष मजदूरी प्लस प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो इसमें ऐड होगा, तो अपने सामने क्या आ जाएगी, रूपांतरण कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट है वो अपने सामने आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपका कॉस्टिंग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉस्टिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो समझ गए रूपांतरण लागतें क्या होती है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस्टिंग का है। क्या पूछा इसमें, ये अपने को बताना है। क्या है कि एक वस्तु की 200 इकाइयां बनाने की लागत कितनी है, 1600 रुपए। लेकिन यदि वस्तु की इकाई 400 बनाई जाती है तो उसकी लागत आती है 2000 रुपए। तो अपने को स्थिर लागत क्या होगी ये अपने को बताना है, कितनी होगी, 800 होगी, 400 होगी, 1200 होगी या 600 होगी। बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका रिप्लाई होना चाहिए। कैलकुलेशन फटाफट करो, देखिए कितने जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, करो। देखिए
बताओ देखिए इसका आंसर। कॉस्टिंग का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो अपने को इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, प्रति इकाई लागत, यह ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसमें आएगा क्या आएगा, यानी चेंज इन कॉस्ट, इसको ऊपर में क्या कहेंगे, कुल व्यय में परिवर्तन, कुल व्यय में परिवर्तन, चेंज इन कॉस्ट बट्टे चेंज इन यूनिट्स, यानी इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है। अब यहां पर कुल व्यय कितना है, 2000, तो 2000 माइनस पहले वाले का है 1600, और इकाइयां कितनी है, 2000 पे 400 और 1600 पे 200, तो ये हो गई आपकी 400 बट्टे 200, यानी 2 रुपए प्रति इकाई इसकी लागत आ रही है। 2 रुपए प्रति इकाई इसकी लागत आ रही है। तो ये आपकी परिवर्तनशील लागत कितनी होगी, परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील लागत कितनी होगी कि भाई इकाइयों में परिवर्तन कितना हुआ, 200 इकाइयों में परिवर्तन हुआ है 2 रुपए के हिसाब से, तो कितने हो गए, 400 रुपए आपकी परिवर्तनशील लागत आ गई है। क्या आ गई है, 400 रुपए आपकी परिवर्तनशील लागत आ गई है। तो कुल स्थिर लागत है ना, कुल स्थिर लागत अपन क्या करेंगे, पहले के आधार पर निकाल लेंगे कुल स्थिर लागत, यानी कुल लागत माइनस परिवर्तनशील लागत, है ना। कुल लागत कितनी है, 1600, और उसमें से 400 घटा देंगे तो आपकी स्थिर लागत कितनी आ जाएगी, 1200 रुपए है, वो आपकी स्थिर लागत है, वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1200 रुपए आपकी स्थायी लागत के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बात आई समझ में कि भाई किस तरीके से अपने को स्थायी लागत है वो कैलकुलेट करनी है। पहले अपने को प्रति इकाई कॉस्ट ज्ञात करनी है, और फिर उससे अपने को परिवर्तनशील लागत ज्ञात करनी है, और परिवर्तनशील लागत के लिए अपने को क्या करना है कि भाई कुल लागत में से परिवर्तनशील घटा देंगे तो अपने पास स्थायी लागत है वो आ जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके, सारी चीज बढ़े आगे बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 चीज एक साथ पूछिए इसमें कि निम्न आंकड़े आपको दे रखे हैं, उसमें 2015-16 की सेल्स है 1 लाख रुपए, लॉस है आपका 10,000 रुपए। ठीक है, 2016-17 की सेल्स है 2.5 लाख रुपए, प्रॉफिट है आपका 20,000 रुपए। आपको प्रॉफिट यानी तो लाभ मात्रा अनुपात और 2000 पर बीपी ज्ञात करना है, ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करना है। सुरक्षा, जिसको सुरक्षा सीमा कहते हैं। क्या क्या दर होगी, 20% 12,000, 25% 12,000, 20% 15,000 और 20% 10,000। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले तो अपने को पीवी रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा, पीवी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट बट्टे चेंज इन सेल्स। अब चेंज इन प्रॉफिट पहले साल का कितना है, 10,000 माइनस, ठीक है, माइनस फिर 20,000। ठीक है, ये कितनी है,
ये कितने आपकी 2.5 लाख माइनस 1 लाख, इसको ऐसे लिख लो कि 20,000 माइनस फिर माइनस 10,000, ठीक है, और ये आपके 1 लाख, ठीक है, ये 2.5 लाख। अब इसकी कैलकुलेशन होगी तो कैसे होगी कि ये 20,000 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये क्या हो गए 30,000 और 2.5 लाख में से 1 लाख गए तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई 100 होता है। अब देखो ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, यस 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 यस, अब भाग दे दो 300 में 15, तो 15 दूनी 30, तो 20% तो अपना पीवी रेशियो आ गया। अब पीवी रेशियो इसमें 2 जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है 20%, ए में, सी में और डी में। अब अपने को चाहिए क्या चाहिए, मार्जिन सेफ्टी। 2000 पर मार्जिन सेफ्टी अपने को चाहिए, 2000 पर मार्जिन सेफ्टी चाहिए अपने को, तो उसको क्या कहते हैं, सुरक्षा सीमा। सुरक्षा सीमा इसका फॉर्मूला होता है कि भाई अपने पास 2000 में पूछा है मार्जिन सीमा, तो बीईपी बटे पीवी रेशियो क्या होगा, बीईपी बटे पीवी रेशियो, ठीक है। तो बीईपी कितना है, बीईपी कितना अपना 2000, पीवी रेशियो कितना है 20। अब इसको परसेंट में हटाएंगे तो 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये बिंदु से ये बिंदु चली गई और ये से ये चली गई, तो ये बच गया आपका 1, यानी 1 और 3 बिंदु और 4 बिंदु, यानी 10,000। तो अपना आंसर होगा एक तो 20% और दूसरा 10,000। ये कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका डी आ रहा है, तो यहां पर आपका डी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डी है वो आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, 20% और 10,000। अब ऐसा क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके है, कर लिया नोट, सबने समझ लिया भी होगा, अब तो डाउट नहीं है ना किसी को, बढ़ जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आसान सा क्वेश्चन जिसका जवाब आप आराम से दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है कि नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। यह हो गया आपका क्वेश्चन साझेदारी से, है ना। यह क्वेश्चन आ गया आपका साझेदारी से, किससे आ गया, साझेदारी का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, आपके सामने है सारे ऑप्शन। पहला है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात की गणना, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, उपयुक्त सभी, है ना। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो हमें नया लाभ विभाजन अनुपात भी ज्ञात करना है, त्याग का अनुपात भी ज्ञात करना है, फायदे का अनुपात, त्याग का अनुपात भी ज्ञात करना है, ख्याति का मूल्यांकन करना है, लेखांकन करना है, संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करना है, जितने भी अवितरित लाभ और हानि है उनका भी समायोजन करना होता है नए साझेदार के प्रवेश के समय। तो यहाँ पर अपने पास 3 ही पॉइंट है, तो ये तीनों आपके सही है ना। नया साझेदार प्रवेश करेगा तो हमें कई तरीके के समायोजन है वो करने पड़ते हैं, चाहे उसका नया अनुपात ज्ञात करना हो, चाहे उनका फायदे का अनुपात ज्ञात करना हो, चाहे ख्याति का मूल्यांकन करना हो, चाहे संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण करना हो, जितने भी अवितरित लाभ और हानियां उन सब का बंटवारा पुराने साझेदारों में किया जाएगा। तो यहाँ पर डी है वो सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, बढ़ जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, स्क्रीन पे है, आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि किसी कंपनी के चालू दायित्व कितने हैं 90,000 तथा चालू अनुपात है 3:1, तरल अनुपात है 1:1। आपको स्टॉक की राशि आपको ज्ञात करनी है, कितनी होगी
एक 80, एक 50, एक 20 या एक 60, ये आपको बताओ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो रेशियो अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपना होगा करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट असेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज, है ना। अब अपने पास करंट रेशियो में रेशियो दे रखा है तो इसको अनुपात में कर देंगे 3/1 बराबर, करंट असेट्स अपने पास है नहीं तो ये हो जाएगी करंट है नहीं। फिर करंट लायबिलिटीज दे रखी है 90,000, तो ये 90,000। अब इसको वज्र गुणा कर देंगे तो करंट असेट्स को 1 से करेंगे तो करंट असेट्स, और 90,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 2,70,000। तो करंट असेट्स अपने पास कितने आ गई? 2,70,000। ठीक है। दूसरा दे रखा लिक्विड, तो इसका फॉर्मूला लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला आता है लिक्विड असेट्स बटे करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड रेशियो अपने पास है 1/1 बराबर लिक्विड असेट्स नहीं है अपने पास, लिक्विड असेट्स नहीं है बटे करंट लायबिलिटीज अपने पास 90,000 है। अब इनको वज्र गुणा कर दो, लिक्विड असेट्स बराबर 90,000। ठीक है। अब भाई अपने को चाहिए कौन सी असेट्स? स्टॉक चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर अपने को स्टॉक चाहिए है ना, तो स्टॉक है करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स घटा देंगे, है ना। तो करंट असेट्स अपनी 2,70,000 और लिक्विड अपनी 90,000, तो 270 में से 90 गए तो कितने बच गए? 1,80,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? 1 नंबर, है ना, यानी ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1,80,000 रुपए। बताओ देखिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। ये क्वेश्चन आपसे, ऐसा क्वेश्चन है वो जरूर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो करंट रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए अपने को एकदम तैयारी के साथ है वो जाना है ना। तैयारी के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से अपना क्वेश्चन है वो सही होगा। ठीक है, ओके है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पे है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप जवाब दे सकते हो। क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ख्याति सर्वोत्तम मानी गई है, सर्वोत्तम मानी जाती है? कुत्ता है, कुत्ते के स्वभाव की हो सकती है, बिल्ली के स्वभाव की हो सकती है, चूहे के स्वभाव की, या खरगोश के स्वभाव की। बता दो। देखो इन सब के अलग अलग गुण होते हैं। कुत्ते के स्वभाव की, कि कुत्ते की स्वभाव की जो ख्याति होती है वो वफादार ख्याति होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है कि मालिक जहां रहेगा वो उसके साथ ही चलेगा, उसको और किसी से मतलब नहीं है, मालिक के साथ चलता है। तो ये ख्याति है वो मालिक के साथ चलती है। मालिक यहाँ है तो वो यहाँ है, और मालिक दूसरी जगह चला गया तो उसके साथ ही वो चली जाती है। बिल्ली के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति वो होती है जो उसे मालिक से या उन्हें किसी अन्य से कोई मतलब नहीं होता है। वो जिस घर में रहती है वो उसी घर में रहेगी। मालिक कोई आता है तो आए और जाता है तो जाए, उसको किसी प्रकार का कोई प्रभाव है नहीं पड़ने वाला है ना। तो बिल्ली आमतौर पर घर से जुड़ी होती है, ये आप सबको पता ही है, और इस वजह से मालिक कोई भी हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूहे के स्वभाव की ख्याति,